बच्चों इसके पहले के भागों तक हमारा अध्याय संख्या 10 पूर्ण हो चुका था। वहीं इस भाग में हम बात करेंगे अध्याय 10 से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न हैं उनके बारे में। तो शुरू करते हैं। भाग 6 पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं उनके जो आदर्श उत्तर बन सकते हैं उनके। प्रश्न संख्या देखते हैं 1 कि आप 18वीं शताब्दी के एक राज्य के शासक हैं, तो यह बताएं कि आप अपने प्रांत में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाना चाहेंगे और ऐसा करते वक्त आपके सामने क्या क्या विरोध और समस्याएं या फिर बात करें चुनौतियां हैं वो खड़ी की जा सकती है। तो इसमें एक स्थिति दी गई है कि आप एक राज्य के शासक हैं और उसको चलाने के लिए आपके सामने कौन कौन सी स्थितियां आ सकती है। तो एक इसका आदर्श उत्तर देखते हैं बच्चों कि संसाधनों का रिकॉर्ड रखना चाहेंगे और उनकी निगरानी पे भी ध्यान रखेंगे। वित्तीय और सैनिक संसाधनों पर निगरानी रख सकते हैं। मनसबदार जैसे कर्मचारियों पर नियंत्रण। कर के रूप में राजस्व की उगाही में कर्मचारियों की नियुक्ति अभिजात वंश के आधार पर न करके योग्यता के आधार पर करना। प्रांत में समृद्धि के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई के साधनों को बढ़ाने पर बल देंगे और व्यापार में वृद्धि के प्रयास भी यहाँ पे किए जा सकते हैं। धार्मिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए सभी धर्मावलंबियों के साथ में शासन का समान बर्ताव किए जाने पर बल दिया जा सकता है। तो ये था इसका एक आदर्श उत्तर। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 1 जिसमें क्या करना है, हमें मिलान करने हैं। तो इसमें देखें सूबेदार का संबंध है प्रांतीय सूबेदार से, फौजदार का संबंध है मुगल सैन्य कमांडर से, इजारेदार एक राजस्व कृषक है, मिस्ल सिख योद्धाओं का एक समूह है जिसमें जत्था भी शामिल है, चौथ मराठों के द्वारा लगाया गया कर है लेकिन ये पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाता था। कुनबी एक मराठा कृषक योद्धा है जिसे स्थानीय भाषा में कुनबी के नाम से जाना जाता है, और उमरा जो उच्च अभिजात वर्ग है उसके लिए प्रयोग होने वाला शब्द है उमरा। प्रश्न संख्या 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। औरंगजेब ने लंबी लड़ाई लड़ी, अर्थात औरंगजेब ने जो प्रायद्वीपीय भारत का दक्कन वाला क्षेत्र है वहां पर क्या है एक लंबे समय तक लंबी लड़ाई लड़ी। उमरा और जागीरदार मुगल साम्राज्य के शक्तिशाली और अभिजात वर्ग थे, तो यहाँ पर आ जाएगा मुगल साम्राज्य। अगला देखें, आसफ जाह ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की। तो आसफ जाह ने 18वीं शताब्दी में हैदराबाद राज्य की स्थापना की है। अवध राज्य के संस्थापक की बात करें तो वो है बच्चों सादत खां, अवध राज्य के संस्थापक है। प्रश्न संख्या 3 की बात करें, इसमें बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। पहला देखते हैं, नादिर शाह ने बंगाल पर आक्रमण किया। तो ये कथन पूर्णतः गलत है। नादिर शाह ने बंगाल पर आक्रमण नहीं किया, इनके द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया जाता है। दूसरा देखें, सवाई राजा जय सिंह इंदौर के शासक हैं। इंदौर के शासक नहीं है, सवाई राजा जय सिंह थे जयपुर के आमेर के शासक। तो ये कथन भी क्या है बच्चों गलत। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, बिल्कुल सत्य कथन है। पुणे 18वीं शताब्दी में मराठों की राजधानी बना, ये कथन भी क्या है सत्य है। प्रश्न संख्या 4, सादत खान के पास कौन कौन से पद थे। तो यहाँ पे पदों की बात करें तो इनके पास में सूबेदारी, फौजदारी और दीवानी, इस प्रकार के विभिन्न पद सादत खान के पास में थे। प्रश्न संख्या 5, अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी प्रथा को हटाने की कोशिश क्यों की थी। तो उस समय जो मुगलों के द्वारा नियुक्त जागीरदार थे ये भ्रष्ट थे, इनके भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इनके द्वारा नई नियुक्तियां की जाती है। ये अपने राज्य में मुगल शासक के प्रभाव को भी कम करना चाहते हैं और राजस्व का पुनर्निर्धारण इनके द्वारा किया जाता है और जागीरदारी व्यवस्था को समाप्त करके विश्वसनीय कर्मचारियों को इनके द्वारा नियुक्त किया जाता है। जमींदारों द्वारा धोखाधड़ी और जो इजारादारी व्यवस्था है उसको लागू करने के लिए और धोखाधड़ी को रोकने के लिए इनके द्वारा नई व्यवस्था को अपनाया जाता है। प्रश्न संख्या 6, 18वीं शताब्दी में सिखों को किस प्रकार संगठित किया गया। अब देखें कि जो सिख वर्ग है और सिख जो राजनीतिक इकाई के रूप में किस प्रकार से यहाँ पर संगठित हो रहे हैं। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने अपने आप को पहले किस में किया, जत्थों में और फिर मिसलों में संगठित
करते हैं। जत्थों और मिसलों की जो संयुक्त सेनाएं हैं वो दल खालसा के नाम से जानी जाती है। और दल खालसा की बैठकें कहाँ होती है? अमृतसर में दीपावली और बैसाखी के पर्व पर होती है। सिखों ने राखी व्यवस्था, जो इनकी क्या है, राजस्व व्यवस्था है, और 20% तक का यहाँ पे कर वसूल किया जाता है राखी व्यवस्था के अंतर्गत। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौमिक शासन की घोषणा कर दी। और इनका जो अंतिम भाग है साम्राज्य का वो सिंधु से यमुना नदी तक फैला हुआ था। और रणजीत सिंह यहाँ के सबसे प्रतापी शासक हैं और इन्होंने एकता कायम की और इनके द्वारा लाहौर को 1799 में अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया जाता है। प्रश्न संख्या 7, मराठा शासक दक्कन के पार विस्तार क्यों करना चाहते थे? तो देखें, वे मुगलों के प्रभाव को कम करने के लिए बड़े क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित करने चाहते थे। गंगा और यमुना के जो उपजाऊ भूभाग है उन पर भी अपना नियंत्रण ये स्थापित करना चाहते हैं और अधिक से अधिक क्षेत्र में चौथ और सरदेश मुखी को वसूल करना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने क्या किया? दक्कन के पार विस्तार करने की सोची। प्रश्न संख्या 8, आसफ जाह ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या नीतियां अपनाई? तो वह कुशल सैनिकों और प्रशासकों को उत्तर भारत से दक्षिण वाले क्षेत्र में ले गया और वहाँ इनकी नई नियुक्तियों का स्वागत किया जाता है। मनसबदार नियुक्त किया इनको और उन्हें जागीरें भी प्रदान की। किसी भी मामले में दिल्ली से किसी भी प्रकार का निर्देश न लेने की नीति को अपनाते हुए इन्होंने स्वतंत्रता पूर्वक कार्य किया। और अभी भी ये मुगल सम्राट के तो सेवक थे और मुगल बादशाह इनके लिए क्या करता था? केवल जो इनके द्वारा निर्णय लिए गए हैं उनकी पुष्टि मात्र करता था। प्रश्न संख्या 9, क्या आपके विचार से आज महाजन और बैंकर उसी तरह का प्रभाव रखते हैं जैसा कि वे 18वीं शताब्दी में भी रखते थे? तो बच्चों, महाजन और बैंकरों का ऑल ओवर देखें तो आज हमारे पास में सरकारी, सार्वजनिक और निजी अनेकों संस्थाएं हैं, बैंक है, और जो ये संस्थाएं हैं वो हमें लोन देने का कार्य करती है। लेकिन उस समय के जो महाजन और बैंकर हैं उनके द्वारा ज़मीन को गिरवी रख के इस प्रकार के आर्थिक सहयोग किया जाता था लोगों को। लेकिन वर्तमान में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। तो बच्चों, इसी के साथ इस अध्याय का ये अंतिम भाग भी यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।